गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हाउ आर यू डियर स्टूडेंट्स। सो बेटा आज जो हम रिवाइज करने वाले हैं लास्ट डे के अंदर जो हमने वर्कशीट भेजी थी हिस्ट्री की जिसमें एमसीक्यूज थे, आज हम उसका सॉल्यूशन करा देते हैं। ओके बेटा, तो सबसे पहले आई होप कि आप सभी फिट एंड फाइन होंगे, स्वस्थ होंगे। ओके, तो सबसे पहला जो क्वेश्चन था बेटा, हु वाज फ्रेडरिक शेरी। तो फ्रेडरिक शेरी कौन था? हमने जब लेसन रीड किया था तो सबसे पहले जो पिक्चर लेसन स्टार्ट होता है उस लेसन की स्टार्टिंग के अंदर ये हमने पिक्चर देखी थी, उस पिक्चर को शो किया गया था। ओके, तो उस पिक्चर की टाइम पीरियड में सबसे पहला जो नाम आया था वो फ्रेडरिक शेरी का ही आया था। ओके बेटा, और फ्रेडरिक शेरी कौन थे? वो एक फिलोसफर थे। कौन थे? फिलोसफर थे, जर्मन फिलोसफर, फ्रेंच फिलोसफर। कौन थे बेटा? फ्रेंच फिलोसफर थे। उन्होंने सबसे पहले उस पिक्चर को ड्रॉ किया था। ओके, सो यहाँ पर जो सबसे पहला जो आंसर आएगा, जो हमने वहां पे टिक किए थे, उसमें 4 पॉइंट्स थे। 4 पॉइंट्स में से जो आंसर है दैट इज हु वाज फ्रेडरिक शेरी। ही वाज अ फिलोसफर, बिलोंग्स टू फ्रांस। कहां से बिलोंग करता है? फ्रांस से बिलोंग करता है। ओके, इसके अलावा भी उन्होंने कह सकते हैं हम प्रिंट ऑफ सीरीज किया था। कई सारे प्रिंट को उन्होंने क्रिएट किया था। 4 प्रिंट सीरीज थी, जिसमें से पहली प्रिंट सीरीज जिसमें उन्होंने स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी को स्टेटेड किया था, जिसमें पूरे यूरोपियन कंट्रीज उसके सराउंडेड एरियाज में मूवमेंट में थी। फ्रांस उसके पिक पॉइंट के अंदर स्टैंड हुआ था। आया समझ में? कुछ आ गया माइंड में? तो कौन थे? फ्रेडरिक शेरी। ही वाज अ फिलोसफर, फ्रेंच फिलोसफर। क्लियर? इसके बाद बेटा सेकंड क्वेश्चन था इसमें, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू विद रेफरेंस टू रोमांटिज्म। रोमांटिज्म का मीन्स क्या होता है, या फिर हम कह सकते हैं रोमांटिज्म किसको रेफर करता है? तो नेशनल इन यूरोप का एक टॉपिक था, हम उसी को रिवाइज कर रहे हैं एमसीक्यूज में। तो रोमांटिज्म जो है बेटा एक तरह से कल्चर को एक्सप्लेन करता है। किसको करता है? कल्चरल को। ओके, वैसे तो रिलेशन भी आ जाते हैं, लेकिन मेनली जो फोकस था वो किसके ऊपर था? कल्चर के ऊपर था। क्लियर? तो सेकंड क्वेश्चन का जो आंसर है दैट इज कल्चरल मूवमेंट। रोमांटिज्म मीन्स कल्चरल मूवमेंट। क्लियर? और थर्ड जो क्वेश्चन था बेटा, हु वाज काउंट काबूर। काउंट कैमिलो द काबूर पूरा नाम था। हु वाज काउंट कैमिलो द काबूर। काबूर कौन था? बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया बेटा किसके यूनिफिकेशन में? इटली के यूनिफिकेशन में। तो ये कहां से बिलोंग करता है? इटली से बिलोंग करते थे। ओके, और इसी कारण से हम कह सकते हैं कि काबूर ने बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया किसके यूनिफिकेशन में? इटली के यूनिफिकेशन में। जैसे ऑटोमन बिस्मार्क ने इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया था जर्मनी का यूनिफिकेशन करने के लिए, उसी तरह से काउंट कैमिलो द काबूर जो कि इटली के चीफ मिनिस्टर थे, उन्होंने भी उतना ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है। तो आंसर क्या है? द चीफ मिनिस्टर ऑफ इटली। द चीफ मिनिस्टर ऑफ इटली। अगला जो पॉइंट क्वेश्चन बेटा नंबर 4, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट लीड द यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी। जर्मनी के यूनिफिकेशन को किसने लीड किया है, या हम कह सकते हैं जर्मनी का यूनिफिकेशन किसने किया है? तो हमने यहां पर रीड किया हुआ था कि 1831 के अंदर सबसे पहले जो यूनिफिकेशन प्रोसेस स्टार्ट किया था वो ज्यूसेप्पी मैज़नी ने किया था। ओके, और ज्यूसेप्पी मैज़नी के वर्क को, इस यूनिफिकेशन को स्टॉप किया गया था पर्शियन आर्मी ने और कुछ उनके नेबर ऑटोक्रेटिक ने या फिर मोनार्क्स ने। और उसके बाद में 1848 के बाद में इसी वर्क को अंडरटुक लिया, और अंडरटुक किसने लिया? पर्शियन आर्मी ने लिया। तो हम फाइनली कह सकते हैं जर्मनी का जो यूनिफिकेशन किया वो किसने किया है? पर्शिया ने किया है। किसने किया है? पर्शिया ने। तो फोर्थ का आंसर क्या है? पर्शिया है। ओके, नेक्स्ट नंबर 5 क्वेश्चन था बेटा, विच ऑफ द फॉलोइंग, यस,
हु हॉस्टेड द कांग्रेस ऑफ वियना इन 1850? वियना कांग्रेस को किसने हॉस्ट किया और कहां पे किया था? तो वियना पहले अपने आप में एक नेम है, वियना के अंदर इसको हॉस्टेड किया था 1815 में किया था और ड्यूक मेटरनिच ने किया था। इसका मेन कारण था बेटा 1815 के अंदर वाटरलू फिनिश हुआ, ओवर हुआ और उसमें डिफीटेड हुए थे नेपोलियन बोनापार्ट। इन दैट रीजन यूरोप के सेटलमेंट के लिए वियना ट्रीटी भी हुई, वियना सेटलमेंट भी हुआ और सेटलमेंट कहां पे हुआ? वियना के अंदर हुआ। किस ईयर में हुआ? 1815 में हुआ और होस्ट किसने किया है? ड्यूक मेटरनिच ने किया है। ओके, तो आंसर क्या है? ड्यूक मेटरनिच। क्लियर? अगला क्वेश्चन नंबर 6 था बेटा, विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रीटी रिकॉग्नाइज्ड ग्रीस एज एन इंडिपेंडेंट नेशन? वो कौन सी ट्रीटी थी जिसके ब्याह पर ग्रीस एक इंडिपेंडेंट नेशन बन गया? तो सबसे पहले तो ग्रीस इंडिपेंडेंट कब हुआ है? 1832 के अंदर। कब हुआ बेटा? 1832 के अंदर ग्रीस एक इंडिपेंडेंट नेशन एमर्ज हुआ। और जब ट्रीटी हुई, यूरोप के जो कंट्रीज थे उनमें एक ट्रीटी हुई, क्योंकि सबकी सिंपैथी ग्रीस के साथ में थी। ग्रीस एक बहुत ही सिविलाइज्ड नेशन हुआ है, सबने उसी से मोटिवेट हुए हैं, पूरे यूरोप को सिविलाइज किया था, बहुत पुरानी सभ्यता है उनकी। इन दैट रीजन यहाँ पर एक ट्रीटी हुई, द ट्रीटी ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपल। द ट्रीटी ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपल। इस ट्रीटी के ब्याह पर ग्रीस से क्या हो गया? एक इंडिपेंडेंट नेशन अनाउंस्ड हो गया। अगला जो क्वेश्चन है बेटा नंबर 7, व्हाट डू द सन्स, एंजल्स एंड क्रिस्ट सिंबलाइज इन द उटोपियन विजन? अब ये वही फर्स्ट पेज पे ही है, जो पिक्चर ड्रॉ की हुई है उसमें एक लाइन आई थी कि एंजल्स, सन्स गेज द स्काई इन मूवमेंट ऑफ अर्थ, कि जो संत है, एंजल्स है, ये सभी जो है वो अर्थ की उस मूवमेंट को देख रहे थे जो हमने पिक्चर ड्रॉ की थी। किसके थ्रू? जो फ्रेंच फिलोसोफर थे फ्रेडरिक सेल्यू। तो वो एक ऐसी सोसाइटी को प्रमोट करना चाहते थे जिसमें सभी को इक्वालिटी हो। तो यहां पर जो आंसर, जिसमें हर एक नेशन अपने आप को सिक्योर करे, इंडिपेंडेंट नेशन हो। तो यहां पर बेटा जो आंसर है वो क्या है? द फ्रेटर्निटी अमंग नेशंस। क्या है? फ्रेटर्निटी अमंग नेशंस, की सबकी फ्रेटर्निटी है, हर एक नेशंस इंडिपेंडेंस है, किसी के ऊपर किसी दूसरे का कंट्रोल नहीं है। अगला जो क्वेश्चन था नंबर 8, हु सेड व्हेन फ्रांस स्नीज द रेस्ट ऑफ यूरोप कैच कोल्ड? ये किसने कहा कि जब फ्रांस में एक तरह से हलचल की मूवमेंट चल रही थी, उस टाइम में पूरे यूरोप जो है कोल्ड पोजीशन में था? तो इस स्टेटमेंट को बेटा किसके थ्रू स्टेटेड किया गया है? ड्यूक मेटरनिच के थ्रू। किसके थ्रू है? ड्यूक मेटरनिच। ड्यूक मेटरनिच ने इस स्टेटमेंट को दिया था। इसके अलावा उन्होंने एक स्टेटमेंट और दी थी, किसके लिए? जिसेपी मैसनी के लिए। क्या बोला था? इज अ डेंजरस फॉर अवर सोसाइटी, हमारी सोसाइटी के लिए बहुत बड़ा खतरा है। ये भी किसने कहा था? ड्यूक मेटरनिच ने कहा था। किसके लिए बोला था? जिसेपी मैजनी के लिए। ओके, अगला जो क्वेश्चन है बेटा, व्हाट डू यू मीन बाय फ्रेंच वर्ड ला पार्ट्रिया? एक फ्रेंच वर्ड है और वर्ड है ला पार्ट्रिया। ला पार्ट्रिया का मीन्स क्या होता है? ला पार्ट्रिया मीन्स फादरलैंड। क्या होता है? फादरलैंड। ला पार्टी को फादरलैंड कहते हैं, जो कि किसने प्रमोट की थी? हमने रीड की हुई है, नेपोलियन के टाइम पीरियड में बहुत कुछ प्रमोट किया गया, जिसमें फादरलैंड है, सिटीजनशिप है, प्राइवेट प्रॉपर्टी है, इन सब को प्रमोट किया गया। यूनिक मेजरमेंट, करेंसी सिस्टम, ये सब किसके थ्रू प्रमोटेड थे? नेपोलियन के थ्रू प्रमोटेड थे। ओके, तो यहाँ पर ला पार्टी का मीन्स क्या है? द फादरलैंड। ओके, अगला जो क्वेश्चन नंबर 10 है, व्हाट मेजर इश्यूज वाज क्रिटिसाइज्ड बाय द लिबरल नेशनलिस्ट? लिबरल नेशनलिस्ट ने बेटा किन चीजों को स्पेशली क्रिटिसाइज किया है? तो यहां पर उन्होंने क्रिटिसाइज किसको किया था? सेंसरशिप को। किसको किया है?
सेंसरशिप लॉज टू कंट्रोल द प्रेस, कि यहाँ पर प्रेस को पूरी तरह से आजादी मिलनी चाहिए, वो मोनार्क के अंडर में नहीं रहेगी, क्योंकि सेंसरशिप का मतलब ही क्या होता है कि उन्हीं चीजों को प्रिंट करेंगे जो मोनार्क परमिटेड करेगा। लेकिन लिबरल नेशनलिस्ट का मानना था या फिर उनकी मेनली डिमांड थी कि इन सभी चीजों को स्टॉप किया जाए और प्रेस को पूरी तरह से फ्री कर दिया जाए। क्लियर? नेक्स्ट है बेटा नंबर 11। In 1861 he was proclaimed king of United Italy. Identify he. यहाँ पर बेटा 1861 के अंदर किसको एम्परर बनाया गया? इटली का। ओके, तो यहाँ पर जो एम्परर बनाया गया था वो थे विक्टर एमेलियन सेकेंड। कौन थे? विक्टर एमेलियन सेकेंड, जो पर्शियन किंग थे। उन्हीं को आगे चलकर जर्मनी का राजा बना दिया गया। क्या नाम था? विक्टर एमेलियन सेकेंड। ओके, क्योंकि उन्होंने इसी प्रोसेस को स्टार्ट किया था, पर्शियन किंग नहीं, और फाइनली वही जाके आगे चल के जर्मनी के क्या बन गए? किंग बन गए थे। और लास्ट क्वेश्चन है बेटा, नेम द रिलीजियस कंपोजिशन ऑफ आयरलैंड। आयरलैंड के अंदर कौन कौन से रिलीजन का कंपोजिशन था, या फिर हम कहेंगे कि आयरलैंड किस रिलीजन को फॉलो करता है? तो यहां पर बेटा मेनली तो यूरोप के अंदर क्रिश्चियनिटी के कई पार्ट है, जिसमें कैथोलिक भी थे, ओके, प्रोटेस्टेंट्स भी थे, या फिर हम कहेंगे बुद्धिस्ट भी थे। ये सब उनको फॉलो करने वाले थे। लेकिन यहां पर जो मेनली जो आपका आंसर है दैट इज द कैथोलिक्स एंड प्रोटेस्टेंट्स। क्या बेटा? कैथोलिक्स एंड प्रोटेस्टेंट्स। कैथोलिक एंड प्रोटेस्टेंट्स, ये आपका इसका आंसर। क्लियर? तो आप आई थिंक ये सभी वैसे लगभग ने ठीक किए हैं। अगर किसी में किसी तरह का डाउट है तो एक बार इसको चेक कर लिएगा और सही ढंग से इनको फिर से एक बार रिवाइज कर लिएगा। ओके बेटा, अपनी रिवीजन को कंटिन्यू बनाए रखें, किसी तरह की कोई लापरवाही नहीं करें। ओके, और जैसा इंस्ट्रक्ट किया जाता है उनको फॉलो भी करते रहें। ठीक है बेटा, बाय।